चिंता चीता के समान है। जैसे हम दिन रात यही सोचते रहते हैं, हम भविष्य में कितना धन कमा लें, हम भविष्य में कितना बड़ा आदमी बन जाएं कि पूरा मेरा मान सम्मान हो, हमारे बराबर कोई ना हो। इसी बूंद धुन में हम लगे रहते हैं। दिन भर की भाग दौड़, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन हमारी आवश्यकताएं पूरा नहीं होता है। हमारी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो रही हैं, फिर भी हम रात दिन उसी में लगे होते हैं। अगर आज हमारे पास गाड़ी हो गई तो कल हम इस चिंता में हैं, कल हमारे पास हेलीकॉप्टर हो जाए। अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर हो जाए तो कल मैं 1000 कंपनियों का मालिक बन जाऊं। दिन रात इसी में सोचे रहते हैं। आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, कल मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो जाए तो मेरी आने वाली 8 पीढ़ियां जो है एकदम ऐशो आराम से जुटेगी। इसी में हम पूरा उलझे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है आपकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर देगी और आपको आज मोक्ष प्राप्त होगा। आज हम आज गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी आपके सामने रखेंगे। आज के बाद आप चिंता करना छोड़ देंगे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास इतना धन था कि आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां कितना भी ऐशो आराम करती, खत्म नहीं होती थी। वह सेठ पूरा उस राज्य का मालिक था। वह दिन रात इतनी मेहनत करता था कि वह जो है धन बटोरने के चक्कर में कि हमारी 8 पीढ़ियाँ 8 पुश्त तक के पास खाने के लिए कोई कमी ना हो, इसी में हमेशा वो लगा रहता था। जिसकी भाग दौड़ में वो हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था। उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी, लेकिन उसकी कभी भी ये आवश्यकताएं कम नहीं होती थी। आज सुबह हुआ, फिर मंत्रिमंडल बुलाता था और सारे मंत्रियों से पूछता था, आज हमारे पास कितना धन आया है, उस पूरे धन का हमें लेखा जोखा दो और फिर हमें कोई ऐसी उपाय बताओ कि जितना धन आज आया है, कल इसका 2 गुना धन कैसे कमाया जाए। कल इसका 2 गुना धन कमाने का हमें कोई ऐसा सूत्र बताओ और उस पर काम करो। तो सारे मंत्री पूरे दिन का लेखा जोखा रोज शाम को सेठ जी को बताते थे और सेठ जी लेखा जोखा करने के बाद अगले दिन का प्लान बनाते थे कि कल जो है हमें इतना धन इकट्ठा करना है, चाहे हमें छल कपट से, चाहे हमें दूसरे को धन हड़प करके, चाहे बेईमानी करके, चाहे जैसे हो, इतना धन हमको इकट्ठा करना है। और वह उतना धन इकट्ठा करते थे। फिर अगले दिन का लेखा जोखा करते थे। फिर अगले दिन ऐसे करके वो बेईमानी से, चोरी से, झपटी से या कहीं ना कहीं से वो अपना धन एकत्रित कर लेते थे। ऐसे करते करते वह उनके घर धनों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। अब उनकी 7 पीढ़ियां खाना खाएं, कितना भी खर्च करें, ख़त्म नहीं हो सकता था। फिर ऐसे बीता। एक दिन सेठ अपने पूरा मंत्रिमंडल का बुलावा करते हैं, सभा लगाते हैं और सभा में पूछते हैं कि आज हमें पूरा कोषागार का लेखा जोखा सारे मंत्री हमें देंगे और बताएंगे कितना हमारे पास पूरा धन है, हमारी कितनी पीढ़ियां ऐशो आराम से जी सकती हैं। पूरा मंत्री बल बैठता है। ऐसे करते करते 1 हफ्ते में जा कर के पूरे धन का लेखा जोखा सेठ के सामने रखा जाता है। 1 हफ्ते लग गया पूरा लेखा जोखा करने में। फिर 1 हफ्ते बाद सेठ जी सभा बुलाते हैं और उस सभा में सारे उनके वित्त मंत्री बताते हैं कि सेठ जी, अगर आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां इसके उनके बच्चे सब लोग कितना भी ज़्यादा धन खर्चा करेंगे, 7 पीढ़ी तक धन एक खर्चा नहीं होगा। इतना धन हमारे कोषागार में एकत्रित है।
यह सोच करके सेठ जी खुश हुआ, लेकिन उसके बाद उसे एक चिंता और सताने लगी। उसके दिमाग पे, उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। यह देख करके मंत्री और उनका परिवार, उनकी पत्नी उनके साथ बैठी थी और सेठ को देख करके, उनके चेहरे को देखकर उनकी पत्नी कहती है, पतिदेव, ये तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीरें कैसे दिख रही है? हमारे पास 7 पुश्त तक खाने का, हमारे पास 7 पुश्त तक खाएंगे तो भी धन खत्म नहीं होगा। मंत्री जी बता रहे हैं इतना हमारे पास धन है, फिर भी तुम्हारे दिमाग पे हम देख रहे हैं, चेहरे पे देख रहे हैं, चिंता की लकीरें क्यों दिख रही है? क्या कारण है? सेठ बताते हैं, प्रिय पत्नी, तुम अभी नहीं समझ पा रही हो। अभी तो मेरे पास 7 पुश्त खाने के लिए है, मेरी 8वीं पुश्त क्या करेगी? मेरी 8वीं पुश्त तो भूखमरी पे मर जाएगी। हमें 8वीं पुश्त के बारे में सोचना है। मेरा दिमाग 8वीं पुश्त के लिए सोच रहा है कि 8वीं पुश्त की हम खाने की व्यवस्था कैसे करें, कितना धन अभी हमको और इकट्ठा करना होगा कि हमारी 8वीं पुश्त भी भूखमरी के कागार पर ना जाए। यह सोचकर उसकी पत्नी कहती है, अरे 7 पुश्त बहुत है, इतना मत सोचिए, तुम बीमार पड़ जाओगे, इतना काहे सोच रहे हो? लेकिन सेठ जी को रहा नहीं गया, अपने मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं, मंत्री, अगर हम कितनी और मेहनत करें, कितना और धन इकट्ठा करें कि हमारी 8वीं आने वाली 8वीं पुश्त के लिए हम व्यवस्था कर लें। मंत्री हिसाब किताब करने के बाद मंत्री बताता है कि सेठ जी, अब आने वाली 8वीं पुश्त जब आएगी, उस समय आदमी की आवश्यकताएं और ज़्यादा हो जाएंगी और उस समय आज के हिसाब से 8वीं पुश्त में सामान, सब कुछ, दिनचर्या की चीज़ें और सब कुछ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। आज का जो रेट है, उस रेट के हिसाब से 8वीं पुश्त के लिए जो सामान आज 100 रुपये मिल रहा है, 8वीं पुश्त में वो 200 रुपये में या इसका 8 गुना 8,000 रुपये में मिल सकता है, यानी 800 गुना। तो इसलिए हमें जितना आज हमारे पास पूरा धन एकत्रित है, इसका 1000 गुना धन और एकत्रित करना पड़ेगा, तब हमारी 8वीं पुश्त जो है ऐसो आराम से रहेगी। तो कहें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कमाया जाए? तो फिर मंत्री बोलता है, सेठ जी, आज तक आपने जितना मेहनत करके 7 पुश्त के लिए धन इकट्ठा किया है, इसका 2 गुना मेहनत करके आपको 8वीं पुश्त की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो कैसे? अभी यही सोच करके मंत्री ने उसको बताया। बस सेठ जी इसी सोच में लग गए कि हम कौन सा काम करें, कितनी मेहनत करें, कैसे कमाएं, कितने छल कपट से कमाएं, बेईमानी से कैसे कमाएं कि हमारी 8वीं आने वाली पुश्त भूखमरी की कागार पर न रहे, उसे पूरा ऐसो आराम से खाना मिल जाए। यह सोच करके वह अगले दिन में लगने लगा और सोचने लगा। यही सोचते सोचते उसे रात में नहीं नींद आती थी, दिन में भी नींद नहीं आती थी। जब उसे नींद नहीं आती थी तो उस चिंता में वो बीमारियों से ग्रसित होता गया, वो उसकी तमाम बीमारियां होती गई। यह सोच करके सेठ की पत्नी बहुत चिंतित होने लगी। वह राज वैद्य को बुलाई और डॉक्टरों को बुलाया गया सेठ का इलाज करने के लिए, लेकिन कोई दवा सेठ को काम नहीं कर रही थी। सेठ बीमारियों से ग्रसित होता चला जा रहा था। यह देख करके सेठ के परिवार के लोग, सेठ की सभा के लोग, सारे मंत्री सब परेशान हो गए। अब इसे किसे दिखाया जाए, अब इनका इलाज कैसे करवाया जाए? अब ये तो बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। उन्हें तमाम रात दिन भी नहीं सोते थे, 1 मिनट उनको नींद नहीं आती थी। रात में लेटते तो यही बड़बड़ाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जाए, हमारी आने वाली 8वीं पुश्त के लिए खाना नहीं है, हम क्या करें? यह सोच करके पूरे राज वैद्य में
पूरे राज्य में ऐलान हो गया, जो भी सेठ जी के इस मर्ज का इलाज करेगा उसको एक पुफ्त का खाना हम यहाँ से पैसा दे देंगे, उसकी एक पुफ्त आराम करेगी। चूँकि सेठ की पत्नी बहुत परेशान हो गई। यह सुन करके सारे राज्य से मंत्री, सब सलाहकार आने लगे, वैद्य आने लगे, लेकिन सेठ का कोई इलाज नहीं हो सका। इतने में उनके एक गांव का एक आदमी था, आया और सेठानी को प्रणाम करता है। कहता है, सेठानी जी, बगल के गांव में महात्मा बुद्ध जी आए हैं, उनकी सभा चल रही है, आप सेठ जी को उनकी सभा में लेकर अगर जाती हैं तो वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी इनका कुछ ना कुछ उपाय बता देंगे, उनके पास सारी समस्याओं का उपाय रहता है। यह सोच करके सेठ की पत्नी सेठ को लेकर अगले दिन सुबह महात्मा बुद्ध की सभा में जाती है। देखती है महात्मा बुद्ध सबको उपदेश दे रहे हैं और उसमें जितने लोग सभा में बैठे हुए हैं सभी सभा से प्रसन्न हो के जा रहे हैं। यह सोच करके सेठ की पत्नी बड़ी खुश होती है। लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा, आज हमारे सेठ जी ठीक हो जाएंगे। यह सोचकर वह सेठ जी को लेकर महात्मा बुद्ध के नज़दीक जाती है और महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है, हे गुरुदेव, आप हमारे इस पतिदेव सेठ जी की रक्षा करिए, ये बहुत परेशान है, ये ठीक नहीं हो रहे हैं। हमने बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, इनकी दवा कराई, लेकिन इन्हें आराम नहीं मिल रहा है, इसका उपाय आप ही बताएं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और रुके थोड़ी देर, उसके बाद कहते हैं, ये तो कुछ नहीं है, क्या बात है, यही इनको तो सब ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में, कृपया इनकी परेशानी बताएं। यह सोचकर सेठ की पत्नी कहती है, सेठ जी को 7 पुश्त तक के लिए खाने की व्यवस्था है, 8वीं पुश्त की व्यवस्था नहीं है। उस 8वीं पुश्त के बारे में यह सोच के परेशान हो रहे हैं कि इनकी 8वीं आने वाले पुश्त की खाने की व्यवस्था कैसे की जाए और उनकी धन दौलत कैसे इकट्ठा की जाए, इनके पास 7 पुश्त के लिए है। यह सोचकर फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ठीक है, इनका तो बस एक छोटा सा इलाज है, इससे ये ठीक हो जाएंगे। उनकी पत्नी सोची, बस छोटा सा? कहे हाँ। तो कहे, सेठ जी, तुम आधा किलो, सिर्फ आधा किलो आपको आटा दान देना है। सेठ जी बोले, आधा किलो आटा देना है? कहे हाँ, सिर्फ आधा किलो आपको आटा दान देना है। और ये दान एक उस कोने में उधार देखिए, जंगल के लास्ट छोर पर एक छोटा सा झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत माँ रहती है। उस बूढ़ी औरत माँ को आप जाके आधा किलो अगर दान दे दोगे आटा, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। यह सुन करके सेठ की पत्नी और सेठ बहुत खुश होते हैं कि चलो आधा किलो दान देने से ही हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। यह सोचकर सेठ तुरंत घर आता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है, तुम उसे ले जा कर के पूरे 1 साल का अनाज उसके यहाँ दे आओ और बता देना कि सेठ जी ने दिया है, पूरे 1 साल का अनाज। यह सोचकर सैनिक आते हैं और गाड़ियों पे भर करके 1 साल का पूरा अनाज लेकर के उस जंगल में जाते हैं जहाँ पे बूढ़ी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उस झोपड़ी में पहुँच करके सेठ के सारे सैनिक कहते हैं, माँ जी, ये लीजिए, तुम्हारे 1 साल खाने की व्यवस्था है, इसे आप ग्रहण करिए और अपने घर में रखते हैं। यह सोच करके बूढ़ी माता कहती है, ये किसने भेजा है, ये क्यों मैं लूँ? यह सोच कर वो सैनिक कहते हैं, ये सेठ जी ने भेजा है, तुम्हें अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम लोग 1 साल पूरा आराम से खाओ। यह सोचकर वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं तो कल के बारे में सोचती ही नहीं हूँ, आज खाने की व्यवस्था मेरे पास है, आज का प्रबंध हो चुका है, कल के लिए हमें नहीं चाहिए। कल जैसे आज का प्रबंध हो गया उसी तरह से कल का भी प्रबंध हो जाएगा। हमें ये सेठ जी का ये अनाज नहीं चाहिए, खाने की चीज़ नहीं चाहिए, ये कृपया लेकर के आप चले जाइए।
फिर वह नहीं मानती है, नहीं आप ले लीजिए। उसने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। सैनिक लोग वो सारा अनाज, सारी खाने की वस्तुएं लेकर के वापस आते हैं, सेठ जी से बताते हैं, कहते हैं कि वह बूढ़ी माँ कह रही है कि मेरे आज खाने का प्रबंध हो गया है, मैं कल के लिए चिंता नहीं करती हूँ। जैसे आज का प्रबंध हो गया वैसे कल का भी प्रबंध हो जाएगा, आप ले जाके सेठ जी को वापस कर दीजिए। अब सेठ जी असमंजस में पड़ गए कि हम कैसे ठीक होंगे। फिर सेठ जी ने सोचा कि थोड़ा और बढ़ा के देते हैं, हम खुद साथ में लेके जाते हैं। फिर सेठ जी कहते हैं सैनिकों से, जितना कल ले गए थे उसका 2 गुना अनाज ला दो गाड़ी पे, और हम चल रहे हैं, खुद ले जा कर के देते हैं और कहेंगे। फिर वह सेठ जी अपना अनाज लाते हैं 2 साल के लिए और चले जाते हैं बूढ़ी माँ के पास। बूढ़ी माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता जी ये सारा धन आप ले लीजिए, ये सारे अनाज आपके हैं, आपको 2 साल तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा बुढ़ापा इतने में पार हो जाएगा। आज मैं इतना धन लेके आई हूँ, आप इसे ग्रहण करिए। वह औरत फिर मुस्कुराती है, कहती है, सेठ जी मैंने कहा ना, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें कल की चिंता ही नहीं है। कल कौन देखा है, कल होगा कि नहीं होगा, हमारा आज का खाने का प्रबंध हो गया है। मैं आज में जीती हूँ, मैं अभी में जीती हूँ। कल जैसे आज का खाने की व्यवस्था हो गई, कल उसी तरह से खाने की व्यवस्था हो जाएगी, हमें कल के बारे में नहीं चाहिए। यह सुनकर के सेठ कहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तुम ले लीजिए, हम ठीक हो जाएंगे, हम बीमार हैं। उसने कहा हमें नहीं चाहिए, हम कल की चिंता करते ही नहीं, हमें धन ले करके कल की चिंता में हम क्यों पड़े रहें, इसकी हम सुरक्षा करने में हमें नींदें नहीं आएगी, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद भी सेठ के वो ग्रहण नहीं करती है जो कुछ दे रहे हैं, और सेठ को वापस निराश होकर के वापस आना पड़ता है। और घर आने के बाद फिर वो जाते हैं महात्मा बुद्ध के पास। सेठ जी कहते हैं, आपने तो कहा था उस चेयर पर बूढ़ी माँ है, उन्हें आप आधा किलो दे दीजिए। हमने उन्हें पूरा 2 साल उनकी ज़िंदगी भर तक के लिए राशन, खाने पीने की वस्तुएं दी, लेकिन वो बूढ़ी माँ स्वीकार ही नहीं की। आप ही बताइए हमने कैसे ठीक होंगे। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं, तुम्हारा इलाज तो हो गया, तुम तो ठीक हो चुकी हो। फिर वो सेठ पूछता है कि हम कैसे ठीक हो गए, हमारा उपचार कैसे हो गया। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि देखो, वो औरत है, जब उसको चिंता नहीं है, कल की चिंता नहीं है, कल हम क्या खाएंगे, जबकि उसके पास कल खाने के लिए नहीं है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। तुम्हें तो 7 पुश्त के लिए प्रबंध कर लिया है, 7 पुश्त की व्यवस्था कर ली है, तुम 8वें पुश्त के बारे में क्यों सोच रहे हो। जो 8वें पुश्त में आएगा वो अपने खाने की व्यवस्था करेगा, तुम उसके बारे में क्यों सोच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपनी आयु बेकार कर रहे हो। तुम आज में जियो, वर्तमान में जियो, भूत और भविष्य में क्यों उलझे हो। यही है तुम्हारी बीमारी की जड़, तुम आज में नहीं जी रहे हो। जो कल आएगा वो अपने खाने की व्यवस्था करके आएगा। जो आता है इस पृथ्वी पर वो अपना अंश लेकर आता है, उसका खुद उतना काम है, वो अपना कर्तव्य करेगा, अपने खाने की चीज़ें अगर आप ज़्यादा दूसरे के लिए रख दोगे तो अपंग हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए तुम जाओ, वर्तमान में जियो और अपनी चिंता करो, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। एक बच्चे की तरह जियो, तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। सेठ यह बातें सुन करके महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी, हमें पता ही नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपसे मिलकर आज बहुत खुश हूँ, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। सेठ हंसते हुए अपने घर वापस आता है और वर्तमान में जीना रखता है। धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जैसे दोस्तों हमारे आपके यही समस्या है, आज हमारे पास खाने की है, हम कल के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमारे लड़के क्या करेंगे, हमारे लड़के का लड़का क्या करेगा, इसी में
हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं बेईमानी से कमाते हैं, कहीं ना कहीं चोरी डकैती करते हैं, हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। और यही हमारी बीमारी का, यही हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान जिए, भूत भविष्य की चिंता ना करें। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा जीवन है, सबसे बड़ा मानव जीवन है।